दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत भारत के वजीर-आज़म नरेंद्र मोदी के सासों की मालियत 3 करोड़ रुपए और उनके पास कोई घर कोई गाड़ी नहीं है जाती। थप्पड़ है। अगर मोदी के पास कुछ नहीं तो 3 करोड़ रुपए के सासों वाला मोदी हमारा मुकाबला कर सकता है। वो बंदा 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है और उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है, जिसमें उसका कोई जाती घर नहीं है, जिसमें उसका कोई जाती बिजनेस नहीं है और कोई जाती गाड़ी नहीं है। और उधर एक गुलजारी लाल नंदा, वो एक प्राइम मिनिस्टर गुजरा इंडिया के अंदर जवाहरलाल नेहरू के बाद, वो जो बंदा था उसके पास किराए का मकान था और उसके पास किराया देने के लिए भी पैसे नहीं थे। मोदी है ना, मैं मोदी को कहता वो सबसे बड़ा मुजाहिद आदमी है मोदी। अच्छा। वो मुहिब वतन है और क्या है। यहाँ के लोग कहते हैं वो मुहिब वतन नहीं, यहाँ के लोग वो अनारकली आ जाएंगे पाकिस्तान जिंदाबाद नारा लगाए। भाई अल्लाह के बंदो, हमें मुहिब वतन होना चाहिए। मुहिब वतन उनसे नकल मारो। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। तो दोस्तों, पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट ने लाइव टीवी शो में बताया कि मोदी जी 10 साल से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन उसके पास सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है। मोदी जी के पास ना तो कोई गाड़ी है और ना तो खुद का मकान है। तो दोस्तों, इस स्टेटमेंट से पाकिस्तान में बहुत बड़ी डिबेट होने लगी है। पाकिस्तानी का कहना है कि मोदी जी ज़रा भी करप्ट नहीं है और अपने 10 साल के टेन्योर में मोदी जी के सामने एक भी करप्शन का केस भी नहीं हुआ। मोदी जी ने इंडिया के लिए काम किया है, खुद के लिए नहीं, इसीलिए तो इंडिया की इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रही है। और दूसरी साइड पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मिलियनर है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए नहीं खुद के लिए काम करते हैं, इसीलिए तो पाकिस्तान बैंकक्रप्ट होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे देखते हैं इस पर पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। पाकिस्तान इंडिया के करीब अगले 100 साल तक नहीं आ सकता। और अब ये जो मैंने स्टेटमेंट दी है इसका मैं जवाब भी दूंगा। और इसके साथ आप जो पहले भी आपने हजारों वीडियोस बनाई हैं और भी यूट्यूबर्स बनाते होंगे, लेकिन ये कंपैरिजन करना काइंडली बंद कर दें। अब ये बात बहुत आगे निकल चुकी हुई है और ये बात क्यों आगे निकली है ये मैं आपको आगे समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक हो गया। 100 साल तक आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते इंडिया के साथ। नहीं दिलशाद भाई, इधर मैं ये कहना चाहूंगा, चले कंपैरिजन 100 साल नहीं, अगर हम 76 साल उनकी एज, मतलब ये है कि 76 साल से उन्होंने दोबारा से स्टार्ट किया। वैसे तो हिंदुस्तान बड़ा पुराना है, लेकिन एज ए इंडिया एज ए कंट्री 76 साल, हमें भी 76 साल हुए। अगर हम अगले 76 साल फुल मेहनत करें तो क्या आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं मुकाबला हम उनके करीब नहीं आ सकते? क्योंकि अगर देखें, अगर तो हमने लोगों को हमको की जन्नत में रखना है तो वो एक अलग बात है, लेकिन रियलिटी ये है। अब रियलिटी इस तरह क्यों है, अब आप देखेंगे जो रिसेंटली आपने बताया कि यूएई ने जो है वो इधर 10 बिलियन का अनाउंस किया और उधर 100 बिलियन, और हमारे यहाँ पे तो सिर्फ अनाउंस हुआ है। अब इसको पता नहीं अमली जमा पहनाया जाता है कि ये नहीं पहनाया जाता, क्योंकि उतनी देर तक हो सकता है हमारी हुकूमत ही खत्म हो जाए, ये भी कोई गारंटी नहीं है। अब आप देखें, उनके पॉलिटिशियंस, हमारे पॉलिटिशियंस, उनके लीडर्स और हमारे लीडर्स, ठीक है। एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के हसन निसार साहब। हाँ बिल्कुल, बहुत अग्रेसिव नेचर के है और मैं खुद अग्रेसिव नेचर का हूँ, इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। ठीक है। उन्होंने कहा है कि जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है। ऐसे ही है, ये मैंने भी वो स्टेटमेंट एक क्लिप देखा था। जी, आप लगा भी दीजिएगा। अब देखें कि वो बंदा 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा है और उसकी सिर्फ 3 करोड़ की प्रॉपर्टी निकली है, जिसमें उसका कोई जाती घर नहीं है, जिसमें उसका कोई जाती बिजनेस नहीं है और कोई जाती गाड़ी नहीं है। ठीक है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ आ जाए। हमारा प्राइम मिनिस्टर अभी जो प्राइम मिनिस्टर है उसका आप शुगर स्कैंडल देख लें, रमजान शुगर मिल देख लें, आपको ऐसे हजारों स्कैंडल मिल जाएंगे, इसमें आपको नजर आएगा कि वो हमारे कंट्री के साथ, अपने मुल्क के साथ कितने को लॉयल हैं। ऐसे ही है, लंदन के फ्लैट्स देख लें और फिर अभी दुबई लीक्स, उससे पहले दुबई लीक्स हुआ, पनामा लीक्स हुआ। पनामा लीक्स के अंदर हमारा जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका हुआ है, उसके बेटे जो हैं वो अरबों रुपए की जायदाद के मालिक हैं, अरबों डॉलर्स की जायदाद के मालिक हैं। ठीक है। और जो इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जिसने 10 साल का टेन्योर पूरा कर लिया हुआ है, उसके पास 3 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ठीक है। आप खुद हिसाब लगा सकते हैं कि हमारी प्रायोरिटीज कहाँ पे जा रही है और उनकी प्रायोरिटीज कहाँ पे जा रही है। दिलशाद भाई, ये तो हुई पॉलिटिशियंस की बात। इंडिविजुअल्स की अगर बात करते हैं, मतलब ये मैं कुछ दिनों से या कुछ महीनों से नोट कर रहा हूँ, जब पब्लिक से बात करते हैं बड़ी सफाई से हम हर चीज पॉलिटिशियन पे डाल के अपने हाथ झाड़ के और घर चले जाते हैं कि भाई अगर पाकिस्तान इस हालत में है वो प्राइम मिनिस्टर की वजह से है, इस हालत में है वो गवर्नमेंट की वजह से है। मैं ये समझता हूँ क्या वो प्राइम मिनिस्टर किसी दूसरे कंट्री से आता है या वो डायरेक्ट ऊपर से आता है? देखिए, सबसे पहले तो ये बात है कि इसमें सिर्फ पॉलिटिशियंस को हम जो है ना वो कसूरवार नहीं समझते, इसमें हमारी आवाम भी खुद कसूरवार है। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई गलत काम होता है, हमारी आवाम कितनी सड़कों पे आती है। ठीक है। और अगर आ भी जाए तो उनको अंदर भेज दिया जाता है। क्या आपको लगता है कि आपको आज़ादी प्लेट में बैठे बैठे मिल जाएगी? ठीक है। कभी भी नहीं मिलेगी। जब तक आप अपने राइट्स के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, आपको ऐसे ही
जलील होना पड़ेगा। ठीक हो गया। आप मुझे एक ऐसा सीरियस इशू बताएं जिसके ऊपर पाकिस्तान में हुआ और आवाम सड़कों पे आके बाहर आके एहतजाज करे। कश्मीर में जो इशू हुआ, फिर उनकी बिजली के बिल भी सस्ते कम किए गए, उनको आटे को गंदम में आटे में भी कम कीमतों में कमी। और हमारे यहाँ एहतजाज का सॉरी आप हमारे यहाँ एहतजाज का मतलब ये है कि आप सड़कें तोड़ दो, आप ये तोड़ दो, ये काम नहीं करना होता। पीसफुल एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, और जब तक आप अपने ऊपर जुल्म सहते रहेंगे, ये गवर्नमेंट्स भी आपके ऊपर जुल्म करती रहेंगे और ये लीडर्स भी करते रहेंगे। ठीक हो गया। और जो पढ़ी लिखी कौमें होती हैं वो एहतजाज करती है और पीसफुल प्रोटेस्ट करती हैं। ठीक हो गया। दिलशाद भाई, एक रीजन ये भी बताई जाती है कि भाई मुकाबला इसलिए नहीं बनता। वैसे तो मैं ये क्लियरली पहले भी कह चुका हूँ, फिर से ये देखने वालों के लिए स्टेटमेंट देना चाहता हूँ कि हमारी वीडियो कंपैरिजन के लिए नहीं होती, हमारी वीडियो होती है सीखने के लिए। और वो लोग जो कहते हैं, मतलब हमारे पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो, कि भाई हमने इंडिया से मुकाबला करना है या हम इंडिया से मुकाबला करते हैं, उनके लिए मैसेज होता है कि भाई अगर मुकाबला करना है तो हेल्थ एजुकेशन में करो, आओ आप आईटी में करो, आओ पॉजिटिव वे में, एक हेल्दी जो सा वे में वो कंपटीशन करो, इसलिए होती है मुकाबला। नो डाउट आज वो उनकी जो इकॉनमी है, अच्छा कुछ लोग ये कहते हैं जी इकॉनमी ज्यादा है उनकी, बड़ी है, उनकी आबादी बड़ी है, उनकी मार्केट बड़ी है, जिस वजह से मुकाबला नहीं बनता। आप मुझे बताएं क्या यही रीजन है सिर्फ? इसके अलावा लॉयल्टी, इसके अलावा अगर हम बाहर जाके क्या कर रहे हैं, वो क्या कर। पाकिस्तान दुनिया के 6ठे नंबर पे सबसे बड़ी आबादी है। ठीक है। तो अगर आबादी का आज देखा जाए तो आबादी का आज हमारे पास भी है, और ये कोई दलील नहीं है कि वहाँ पे बड़ी मार्केट है। ठीक है, तो बड़ी मार्केट के साथ बड़े मसाइल भी हैं ना। ये चीज ठीक है। आप ये देखें कि हमारे यहाँ तो एक मजहब ज्यादा पाया जाता है, वहाँ पे कई मजाहिब पाई जाती हैं, तो वो उनको भी तो कंट्रोल कर रहे हैं ना। उनके कल्चर्स डिफरेंट है, वो उनको भी कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे पास तो एक सरगोदा में पिछले दिनों उन्होंने वो एक क्रिश्चियन को जो है वो मार दिया मजहब के नाम के ऊपर। पहले वो इन्होंने जड़ावाला के अंदर जो उन्होंने क्रिश्चियंस के साथ किया है, कराची में भी, कराची में इनके साथ क्या किया है। सबसे पहले आप मजहबी मुनाफरत तो खत्म करें, जो कि आपने पाकिस्तान को आग में झोंक दिया हुआ है। वहाँ पे आपको कोई वाकया सुनने को मिलता है, बहुत रेयर मिलता होगा। ठीक है, अगर उनके यहाँ बड़ी आबादी है तो उन्होंने उस उसको हैंडल भी किया हुआ है। ये यहाँ पे देखें, हमें बिल्कुल अनबायस्ड रह के बात करनी चाहिए। वहाँ पे भी इशू होते होंगे, वहाँ पे देखें कोई भी घर है, चाहे वो 1 अरब 40 करोड़ की आबादी है या फिर ये 25 करोड़ की आबादी है, या फिर मैं कहता हूँ एक घर में 10 लोग 10 भाई रहते होंगे, एक ही मजहब से बिलोंग करते होंगे, वहाँ पे भी कोई ना कोई लड़ाई, कोई मसला, कोई नाराजगी हो ही जाती है। वहाँ पे भी इशू होते हैं, यहाँ पे भी होते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारे यहाँ पे मिनोरिटीज की क्या तादाद थी 1947 में, आज कितनी है, और उनके वहाँ पे मुस्लिम्स की या मिनोरिटीज की क्या तादाद थी और आज कितनी है। ये इधर से पता चलता है कि किधर मसले ज्यादा या कम। आबादी वाली दलील तो आप दे नहीं सकते हैं। हाँ, एक चीज है जो कि वाकई आप दलील दे सकते हैं, वो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से काफी फर्क पड़ता है। आपकी इकोनॉमी तभी तरक्की करती है जब आपके मुल्क में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक टोटल आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ होता है और आपकी सिक्योरिटी के साथ होता है। और ये दोनों चीजें जब आप बाहर के इन्वेस्टर के लिए एक साजगार माहौल पैदा करेंगे, एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिसमें वो सेफ फील करेंगे, तभी आपके मुल्क में जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक हो, अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन, और पाकिस्तानी का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान की कोई कंपैरिजन नहीं रही। पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपेयर ना करे, पाकिस्तान से तो बांग्लादेश भी आगे निकल गया है। इंडिया तो पाकिस्तान से करीब 100 साल आगे निकल गया है। मोदी जी ने 10 साल में इंडिया को टॉप पर पहुंचा दिया है। इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और मोदी जी ने हर सेक्टर में बड़ा अच्छा काम किया है। इसीलिए तो इंडिया हर सेक्टर में तेज़ी से ग्रो कर रहा है। और दूसरी बात पाकिस्तानी ने बताई कि इंडिया में पहले दिन से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लेकिन पाकिस्तान में तो पहले दिन से आर्मी का पॉलिटिक्स में इंटरफियरेंस है। और पाकिस्तान में पॉलिटिशियन पॉलिटिक्स में सिर्फ खुद का बिजनेस करने के लिए आते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए कुछ भी काम नहीं करते। और दूसरी साइड इंडिया में बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो दोस्तों ये था पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।